हाय एवरीवन, मुझे आप लोगों को एक कहानी सुनाना है। एक लड़का 7 साल से सिर्फ एक ही सपना, सरकारी नौकरी। दिन में 11 घंटा पढ़ता है, रोज में 4 घंटे कोचिंग सेंटर में होता है। उसका दुनिया बस 2 ही चीज है, एक किताब, दूसरा नौकरी। घर वाले उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जमीन तक भेजा है। फाइनली एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, लेकिन एग्जाम सेंटर उनकी एरिया से 400 किलोमीटर दूर रहेगा। फिर भी उन्हें जाएगा। बाद में एग्जाम सेंटर में माउस काम नहीं करेगा, स्क्रीन ठीक से नहीं होगा। फिर भी मुश्किल से उन्हें एग्जाम क्रैक कर लेता है और उसकी अगले दिन न्यूज में आता है एग्जाम पेपर लीक हुआ और पूरा एग्जाम कैंसिल हो गया। उसका वजह से उनको गुस्सा आके उनका साथियों के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए निकलता है। उसके जवाब लाठी चार्ज। यह है हमारा देश का गवर्नमेंट एग्जाम्स एस्पिरेंट्स का जिंदगी। हर साल लगभग 5 करोड़ लोग यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज और स्टेट पीएससी जैसा एग्जाम्स देता है। पर सच ये है, इनके अंदर सिर्फ 1% लोग सफल होता है। लेकिन इधर बहुत बड़ा सवाल ये है, हमारा देश का यंग लोग क्यों इतना लड़ रहा है एक सरकारी नौकरी के लिए? क्यों हमारा सिस्टम इतना कमजोरी है? क्या ये सब सरकार का गलती है? चलिए आज का वीडियो में हम ये सब समझेंगे। साल 1858 इंडिया ब्रिटिशर का रूल में था। उस समय गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स लाइक आज की आईएएस, आईपीएस को रिक्रूट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने इंडियन सिविल सर्विस को बनाया था और उसी समय में इंडियंस को इस एग्जाम को क्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल था, क्योंकि जानबूझ के ब्रिटिशर्स इस एग्जाम को बहुत कठिन बनाया। लेकिन हमारा देश को इंडिपेंडेंस आने के बाद हमारा गवर्नमेंट यूपीएससी को इंट्रोड्यूस करा, देश के सबसे ब्राइटेस्ट माइंड्स को नेशन बिल्डिंग के लिए रिक्रूट करने के लिए। आज भी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जैसा पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट्स यूपीएससी संभालता है। यूपीएससी का बात आती है एसएससी। 1960s में पार्लियामेंट की कमेटी रिकमेंड किया एसएससी को लोअर और मिडिल लेवल की जॉब्स रिक्रूट करने के लिए, और 4 नवंबर 1975 में सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन बना गया था। बाद में 1977 में इसका नाम बदल के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रखा था। आज भी एसएससी एग्जाम का जरिया हमारा देश का मिडिल और लोअर लेवल का जॉब्स रिक्रूट होता है। इसके अंदर काफी फेमस पोस्ट ये है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई सब इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर जैसा पोस्ट्स। एसएससी का बात आता है रेलवेज की। रेलवेज हमारा देश का बैकबोन माना जाते हैं। 1940s में रेलवेज का रिक्रूटमेंट रीजनल बोर्ड्स हैंडल करते था। फिर 1985 में ऑफिशियली रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बना गया था। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और आरआरबी लोको पायलट, टेक्नीशियन जैसा पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। आरआरबी का बात आता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और पीएससी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 315 के अंदर हमारा देश की हर एक स्टेट उन लोगों का पीएससी बनाता है। 1950s की बात स्टेट की पीएससी बनाना शुरू हुआ, जैसा उत्तर प्रदेश पब्लिक कमीशन और तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसा हर एक स्टेट को एक पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उसका अंदर स्टेट लेवल की पोस्ट को रिक्रूटमेंट होगा। फेमस पोस्ट लाइक डीएसपी और भी एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट्स। इधर सोचने वाले बात ये है, ब्रिटिश एरा से आज तक हम लोग एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम बनाया था। ये सिस्टम हमारा देश का डेवलपमेंट के लिए अच्छा सा कंट्रीब्यूशन कर रहा, लेकिन एक तरफ प्रेस्टिजियस और पावरफुल प्रॉमिसेस और दूसरा तरफ कंपटीशन और स्ट्रेस का नाइटमेयर। जिंदगी में सारी चीज़ छूट गया सर, घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग, जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार वाले उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पास सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा हूँ, ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ, और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। 2023 में लगभग 13 लाख पीपल यूपीएससी प्रीलिम्स दिया था, लेकिन फाइनल पोस्ट्स
1255 था, मतलब सिलेक्शन रेट सिर्फ 0.096%। और एसएससी का बारे में बात करा तो 2024 में लगभग 36,70,000 मेंबर्स एसएससी एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन पोस्ट्स सिर्फ 17,725 है, मतलब सिलेक्शन रेट 0.048%। आरआरबी एनपीटीसी 2025 तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। आरआरबी एग्जाम्स के लिए 1,20,00,000 की एप्लीकेशंस आया था, पर सीट्स केवल 11,558 था, मतलब सिलेक्शन रेट 0.095%। सिंपल शब्द में बोलना तो 1000 में सिर्फ एक को नौकरी मिलते हैं, और कंपटीशन भी दिन बर दिन बढ़ रहा है। यूपीएससी का एग्जाम्पल लिया तो 20 साल की पहले यूपीएससी का एस्पिरेंट्स लगभग 6 लाख, और आज वो नंबर्स 13,04,000 तक पहुंच चुका है। और दूसरे तरफ कोचिंग इंडस्ट्री भी बहुत बढ़ गया। 2022 में भारत की कोचिंग इंडस्ट्री का कीमत 88,000 करोड़, और 2028 तक ये नंबर 1,30,00,000 करोड़ पहुंचने वाले हैं। मतलब कोचिंग सेंटर्स एक बिजनेस एम्पायर बन गया, लेकिन इसका पूरा प्रेशर स्टूडेंट्स और उनकी पेरेंट्स का ऊपर पड़ता है। एक लड़का को लगभग साल में 1 से 2 लाख कोचिंग के लिए खर्च हो जाता है। उसके ऊपर रीलोकेशन की खर्चा, हॉस्टल की खर्चा, वो सब बहुत फाइनेंशियल प्रेशर देता है एक स्टूडेंट को। और इधर सबसे बड़ा चीज ये है, उनका जिंदगी में यंगेस्ट डेज एग्जाम्स का तैयारी में निकल जाते हैं। और इधर सबसे शर्म की बात ये है, स्टूडेंट्स को इतना मेहनत करने के बाद क्या मिलेगा? पेपर लीक्स और एग्जाम कैंसलेशंस। साल 2016 एसएससी का एग्जाम्स चल रहा है, और अचानक से सोशल मीडिया में एक एसएससी का पेपर घूमना शुरू हुआ। बाद में पता हुआ वो पेपर एसएससी का इवनिंग शिफ्ट का असली पेपर था, और उसका वजह से एसएससी उस दिन का एग्जाम कैंसिल करके बाद में जून 5, 2016 में रखा था। उस केस में पुलिस 7 लोगों को पकड़ा था, लेकिन इधर गलती सिर्फ वो 7 लोगों की नहीं है, पूरा सरकार का, क्योंकि एग्जाम का सिक्योरिटी उतना आसान से कैसे टूट सकता। फिर आती है एसएससी सीजीएल 2017 एंड 18। इस इंसिडेंट में भी कहानी सेम रिपीट हुआ। पेपर लीक हुआ, चीटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ, और स्टूडेंट्स भी प्रोटेस्ट करा, और वो केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब 2025 में फिर वही रिपीट हुआ। सिचुएशन उतना खराब था, लास्ट मिनट में एग्जाम कैंसिल हुआ, बायोमेट्रिक सिस्टम फेल हुआ था, सर्वर्स भी क्रैश हुआ था। आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। और जयपुर का एक स्टूडेंट एग्जाम देने के लिए अंडमान जाना पड़ा, और इसमें सरकार की गलती भी साफ साफ दिख रहा है। सरकार ने एक ब्लैक लिस्टेड वेंडर को एसएससी एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट दिया। एक सरकारी एग्जाम देने वाले लड़का कितना स्ट्रेस में होता, समझने के लिए इस एग्जाम्पल को देख लो। एक लड़का और लड़की सरकारी नौकरी के लिए दिन में 10 से 11 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे कोचिंग सेंटर में टाइम स्पेंड करते हैं। उतना मेहनत के बाद वो स्टूडेंट्स इस इंस्टेंस को देखना पड़ रहा। हार्वर्ड की एक स्टूडेंट ने तमिलनाडु का गवर्नमेंट एग्जाम्स का हायरिंग फ्रीज को एनालाइज करा। 2001 से 2006 तक तमिलनाडु गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट को फ्रीज करा, मतलब 5 साल तक रिक्रूटमेंट बंद हो गया। उस वक्त स्टूडेंट्स प्राइवेट सेक्टर में ज्वाइन नहीं किया, स्टूडेंट्स 5 साल वेट किया फिर एग्जाम नोटिफिकेशन के लिए। उसका वजह से तमिलनाडु में एम्प्लॉयमेंट रेट 17% गिर गया। एक पूरा जनरेशन उन लोगों का यंगेस्ट ईयर्स को खत्म कर लिया, सिर्फ एक सरकारी नौकरी मिलेगा सोच के। और उसका इम्पैक्ट अकेला उन लोगों का ऊपर ही नहीं पड़ेगा, वो इम्पैक्ट पूरा देश का ऊपर पड़ेगा, क्योंकि उसका वजह से देश में कमाने वाले कम हो जाते हैं। उसका सीधा असर देश का इकोनॉमी का ऊपर पड़ जाता है, क्योंकि जब लोग कमाता है तब खर्च करता है ना, और उसका वजह से हमारा देश का इकोनॉमी ग्रो हो जाएगा। एक पूरा जनरेशन एम्प्लॉयमेंट को डिले करा तो हमारा इकोनॉमी भी स्लो हो जाएगा। इधर बहुत बड़ा सवाल ये है, हम इस सिस्टम को बेटर कर सकता है क्या? वो समझने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा दूसरा देशों का एग्जामिनेशन मॉडल्स। हर एक सिस्टम को प्रोस और कॉन्स होगा।
पहले यूके का बारे में बात कर लेंगे। यूके में सिविल सर्विस के लिए बड़ा सा एग्जाम नहीं होता। वहाँ सिलेक्शन प्रोसेस मल्टीपल स्टेजेस में होगा। उधर सीवी स्क्रीनिंग करेगा, बाद में कैंडिडेट का एक्सपीरियंस चेक करेगा और उसकी बाद इंटरव्यू कर लेगा। मतलब एक सी गलती से पूरा करियर खत्म नहीं होगा। जर्मनी और नेदरलैंड्स में भी रिक्रूटमेंट के लिए डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। हर डिपार्टमेंट उन लोगों का डेडिकेटेड प्रोसेस रखता है। एक सिंगल एग्जाम का प्रेशर नहीं होता। लेकिन इधर भी ट्रांसपेरेंसी का इश्यू हो सकता है। अभी हम चाइना का बारे में बात कर लेंगे। चाइना में सिविल सर्विसेज एग्जाम थोड़ा टफ होगा, लेकिन भारत जैसा इतना कंपटीशन नहीं होता। रिज्यूम और इंटरनल रिक्रूटमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता, लेकिन इस सिस्टम का वजह से नेपोटिज्म का चांस भी बहुत बढ़ जाता है। अभी ऑब्वियस ये इस देशों का पॉपुलेशन बहुत कम है चाइना को छोड़ के, इसलिए उन लोगों का मॉडल कॉपी करना बहुत मुश्किल है हमारा देश में। पर क्वेश्चन ये है, हम इस सिस्टम को बदल सकते हैं क्या? लेकिन हमारा देश में सिस्टम्स बदलना बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि पॉपुलेशन का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है। लेकिन सोचने वाले बात यहाँ ये है, इसमें सरकारी का गलती ही नहीं है, इसमें हमारा गलती भी है। क्योंकि जिंदगी में सरकारी नौकरी को वन एंड ओनली ऑप्शन समझना बड़ा गलती बात है। अगर चाहे तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छा करियर बना सकता, और प्लान बी भी होना बहुत जरूरी। वो सब प्लान नहीं करके ब्लाइंडली सरकारी एग्जाम्स के लिए ट्राई करा तो हम एक एंडलेस लूप में फंस जाएगा और उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके लिए हम एक फिक्स्ड टाइम रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, लाइक 2 years और 4 years, और उस समय में नौकरी नहीं आया तो दूसरा सेक्टर में जाना। That's what I think. What do you guys think? Let me know in the comment section. Thanks for watching.